चलिए जी, हम अपने नेक्स्ट एरिया पे चलते हैं। आज की क्लास में यह है हमारे पास सब्सिडरी के इंटेंजिबल्स। देखिए, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, जब आप किसी सब्सिडरी को ख़रीदते हैं तो वो सब्सिडरी एक इंडिविजुअल कंपनी है, एक मुस्तनद कंपनी है। उस कंपनी के पास कई तरह के इंटेंजिबल्स हो सकते हैं। उसके पास सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, उसके पास जो है वो गुडविल भी हो सकती है। ठीक है, क्या मतलब? देखिए, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा सर, हमारे पास जो बिजनेस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास सर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, जिसके शेयर्स होते हैं, और एक है अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। ऐसा जो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है ना मेरे बच्चों, इसके शेयर्स होते हैं। तो जब हम इसको खरीदते हैं ना, तो हमें इसको कंसोलिडेट करना पड़ता है, क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो जब हम इसको खरीदते हैं, हम अपनी सेपरेट बुक्स में, यानी पेरेंट अपनी सेपरेट बुक्स में एक एंट्री पास करता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसा, लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंट कंसोलिडेटेड बुक्स में एंट्री पास करता है नेट एसेट्स डेबिट, ठीक है जी, और गुडविल डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसा ही है। तो सर, हम अपने सेपरेट बुक्स में तो कोई गुडविल बुक नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कंसोलिडेशन के लिए काम रखा होता है। कंसोलिडेट बुक्स में हम ये काम कर देते हैं। लेकिन सर, जब आप एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस को अक्वायर करते हो ना, तो उसमें कंसोलिडेशन नहीं करनी। अब सर, शेयर्स तो है नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट डेबिट करूं और कैश क्रेडिट कर दूं। अब अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का मतलब ये, जैसे सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है। सर, जब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट नेट एसेट्स डेबिट करेंगे। ठीक है जी, नेट एसेट्स मैंने डेबिट किए, गुडविल डेबिट की और कैश क्रेडिट कर दिया। ये कब करना है आपने? जब आप एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस को खरीदें। आप फिर बिजनेस नहीं खरीद रहे होते, उसके एसेट्स खरीद रहे होते हैं। स्टैंडर्ड ये आपसे कहता है जनाब, जब आप एक इनकॉर्पोरेट बिजनेस को खरीदते हैं ना, तो उसके शेयर्स अलग हैं और उसके नेट एसेट्स अलग हैं। लेकिन अनइनकॉर्पोरेट बिजनेस में शेयर्स नहीं होते, तो आप इफेक्टिवली डायरेक्ट बिजनेस को खरीद रहे होते हैं, डायरेक्ट एसेट्स खरीद रहे होते हैं। तो इस वजह से ये पॉसिबल है कि इंडिविजुअल बुक्स में गुडविल आ जाए। अब जब आप इसको कंसोलिडेट करने जाओगे, तो मसला ये आएगा कि स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है जनाब, सब्सिडरी के सारे एसेट्स को डे वन पे फेयर वैल्यू पे लेके आओ, और वो फेयर वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको निकालें, बाहर लेके जाएं, बेच के आए, देखें इसकी फेयर वैल्यू क्या। निकाल के बाहर लेके जाके बेच के आने पे फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो कंसोलिडेटेड बुक्स में ये गुडविल कट जाएगी, ये रिकॉर्ड ही नहीं होगी, रिकॉग्नाइज ही नहीं होगी। वो सारे एसेट्स जो मेन, जो जब एक्विजिशन हो रही है, जब कंसोलिडेशन हो रही है और उनकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, चाहे वो कितना ही मेन एसेट हो कंपनी का, चाहे वो कुछ भी हो, इंटेंजिबल्स की बात नहीं हो, जनरल बात हो रही है, अगर उसकी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फेयर वैल्यू नहीं है या जीरो है, हम कंसोलिडेटेड बुक्स में उस एसेट को नहीं दिखाएंगे। तो हम करेंगे क्या? हम गुडविल को एलिमिनेट कर देंगे, सब्सिडरी की बुक्स में मौजूद गुडविल को एलिमिनेट करेंगे, सब्सिडरी की बुक्स में नहीं। अच्छा, गुडविल आ कहां रही होगी? अज्यूम करें सर, पेरेंट ने एक सब्सिडरी को अक्वायर किया और सब्सिडरी ने एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस को अक्वायर ऑलरेडी किया हुआ था, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस को अक्वायर किया हुआ था। तो सब्सिडरी की बुक्स में क्या आ रही होगी? गुडविल आ रही होगी। तो सर, हमने क्या करना है? जब कंसोलिडेशन शुरू करनी है, तो सब्सिडरी की बुक्स में मौजूद गुडविल को क्या करना है? हटा देना है। ना सिर्फ एक्विजिशन डेट से हटाना है, बल्कि रिपोर्टिंग डेट से भी हटाना है। ना सिर्फ एक्विजिशन डेट से हटाना है, बल्कि रिपोर्टिंग डेट से भी हटाना है। तो ऐसे तमाम इंटेंजिबल्स जो जिनकी सेपरेटली फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, आप इनको क्या करेंगे? एलिमिनेट, ठीक है जी, ऑन एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग डेट। एलिमिनेट कर देंगे इसको, एलिमिनेट। जिनकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है उनको हम क्या करेंगे? टेक इट टू फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट एंड डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू एट रिपोर्टिंग डेट। डन? अच्छा जी, फिर और तो सुनिएगा दोस्त। तो इसका मतलब ये है कि सर, सब्सिडरी की बुक्स में अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की गुडविल आ रही है, वो एलिमिनेट हो जाएगी। क्या पेरेंट की बुक्स में भी ऐसे होगा? नहीं।
नहीं नहीं नहीं, पेरेंट की बुक्स में अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस गुडविल आ रही है वो आती रहेगी, वो मेन गुडविल में ऐड हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सब्सिडरी को चूंकि तुम अक्वायर कर रहे हो एक्विजिशन डेट पे, और उस डेट पे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि सारे एसेट्स फेयर वैल्यू पे आने चाहिए, और उसकी तो फेयर वैल्यू है ही नहीं ना अलग से। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की गुडविल के अलग से बिक सकती है नहीं, तो हमें मजबूरन उसको क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है, मजबूरन उसको जीरो करना पड़ता है ऐसा। अच्छा मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ के सब्सिडरी एक्विजिशन डेट के बाद कोई ऐसा बिजनेस खरीदे जिसपे गुडविल आ रही हो, उसका क्या करें सर? उसका क्या करें? सब्सिडरी के बुक्स में गुडविल आ रही हो उसका क्या करें सर, जो बाद में खरीदी गई हो हैं सर, वो आप अपनी मेन गुडविल में ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चों, जो एक्विजिशन डेट पे मौजूद गुडविल है वो एलिमिनेट होगी, ठीक है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सेपरेट फेयर, अच्छा फिर कुछ इंटेंजिबल्स ऐसे होते हैं, गौर से सुनना सर, मेरी सब्सिडरी है, ये बिजनेस है उसका, सर इस बिजनेस को उसने डेवलप करने में ज़माने लगा दिए, ठीक है। एक ब्रांड बनाया मिसाल के तौर पर एच डॉट का, ठीक है, और उसके पास एक कस्टमर लिस्ट है जो ज़माने से बनती आ रही है, और उसके पास मार्केट स्टैंडिंग है, ये जब चाहे किसी भी बैंक से लोन ले सकता है आराम से, इसके पास एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है जी। अब बताओ जब एक बंदा एक बिजनेस खरीदने आएगा ना ये वाला, तो ये सारे इंटेंजिबल्स खरीदेगा, लेकिन इनको अच्छा ये इंटेंजिबल सब्सिडी की बुक्स पे नहीं होंगी, ये बुक्स पे मौजूद ही नहीं होंगी ऐसा। अब मिसाल के तौर पर मैं एक सब्सिडी खरीदने जाता हूँ, उसकी बुक्स पे उसका ब्रांड नेम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि IAS 38 मना करता है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स को रिकॉर्ड करना। अब ये ब्रांड नेम आ रहा है 100 पे, एक ब्रांड है सब्सिडरी का, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो बेच रही है, सर कस्टमर लिस्ट है उसके पास 50 रुपए की जिसकी वैल्यू है, फेयर वैल्यू 50 रुपए, 100 रुपए ब्रांड की फेयर वैल्यू है। अगर वो चाहे तो ब्रांड को अलग से बेच सकता है, अगर वो चाहे तो उस कस्टमर लिस्ट को अलग से बेच सकता है, लेकिन अपनी मार्केट स्टैंडिंग और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को अलग से नहीं बेच सकता, लेकिन अपनी मार्केट स्टैंडिंग और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को अलग से बेच नहीं सकता। तो सर इन दोनों की गौर सुनना, अज्यूम करो फेयर वैल्यू है सर, वैसे अगर नहीं बेच सकता तो फेयर वैल्यू मालूम करना इतना आसान नहीं, इनकी सेपरेट फेयर वैल्यू मालूम करना आसान नहीं। अब बताओ क्या करूं सर, मुझे एक बात बताएं सर, इनको हम एंड पे आके ना रेजिडुअल फेयर वैल्यू देते हैं। रेजिडुअल फेयर वैल्यू का मतलब जब हम बिजनेस खरीदते हैं हम कहते हैं जी आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू इतनी हो गई, वो इंटेंजिबल जो सब्सिडरी ने अपने पास नहीं रिकॉर्ड किए लेकिन उनकी एक फाइनाइट लाइफ है और फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है, वो एक तरफ हो गए, बाकी बैलेंसिंग फेयर वैल्यू इसको हम एलोकेट कर देते हैं, अज्यूम करें 200 रुपये, ठीक है। तो मुझे बताएं जब आप एक एंटिटी को कंसोलिडेट करने गए, इसी एंटिटी को, गौर से सुनना, इस एंटिटी के आइडेंटिफाइबल एसेट्स थे से मिसाल के तौर पर 300 रुपए की, ये उनकी फेयर वैल्यू है। मैं कहूँगा जी इस एंटिटी के लिए मुझे पैसे पे करने चाहिए 300 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 200, कितने कितने जी, मुझे पे करने चाहिए इनको 650 रुपये, डन। 650 रुपये की मैंने पूरी सब्सिडी खरीद ली। इसमें नेट एसेट्स के लिए मैंने 300 दिए, ब्रांड के लिए मैंने 100 दिए, कस्टमर लिस्ट के लिए मैंने 50 दिए, और बाकी जिन एसेट्स के लिए मैंने 200 रुपये दिए ना, जो बैलेंसिंग फिगर है, याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये पैसे गुडविल कहलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटेंजिबल जिनकी अलग से फेयर वैल्यू और लाइफ मालूम नहीं हो सकती, उनको हम गुडविल कहते हैं। जिन इंटेंजिबल्स की सब्सिडरी की बुक्स में 2 रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन इनकी फेयर वैल्यू मालूम हो सकती है और इनकी लाइफ डिटरमिन्ड है, ब्रांड की लाइफ हमें अंदाजा यार अगले 10 साल चलेगी, कस्टमर लिस्ट अभी जवान लोगों की लिस्ट है हमारे पास, 10 साल बाद इनकी वो टेस्ट ही नहीं रहेगा हमारे प्रोडक्ट का, खत्म हो जाएगी, हमारे लिए काम की नहीं है लिस्ट। तो याद रखिएगा जब आप सब्सिडी को खरीदेंगे तो उसके बुक्स पे जो एसेट्स आ रहे हैं वो तो ले लिया आपने, जो उसकी बुक्स पे नहीं आ रहे उनको पूरे देंगे, उनमें से जिनकी फेयर वैल्यू अलग से पता चल गई और लाइफ पता है तुम्हें कितनी है उनको अलग रिकॉर्ड कर दोगे, और सर जिनकी लाइफ और फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही है अलग से, आप उनको टोटल वैल्यू पे गुडविल के नाम पे रिकॉर्ड कर दोगे ऐसा। तो हम कहते हैं जनाब वो ऑफ बुक्स इंटेंजिबल जिनकी सेपरेट फेयर वैल्यू और लाइफ आइडेंटिफाइबल है, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेटली recognize in consolidated books and amortize accordingly, done। सर जो ऐसे इंटेंजिबल्स आपने खरीदे हैं जिनकी फेयर वैल्यू अलग से या लाइफ अलग से मालूम नहीं हो सकती और उनकी लाइफ जो है ना वो डेफिनेट नहीं है, डिटर्मिनेबल नहीं है, तो हम ट्रीटेड एज
गुडविल, ठीक है जी, और इनको हम कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करते, इसको हम कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करते। ऐसा अब बताएं सर, मैंने एक बिजनेस खरीदा जिसमें आइडेंटिफाइबल एसेट थे 300 के, सर मेरे पास 2 एसेट्स ऐसे थे जिनकी लाइफ पेरेंट को पता है कि जी अगर मैं ब्रांड खरीदूंगा सब्सिडी से 10 साल चलेगा, मैं कस्टमर लिस्ट खरीदूंगा 8 साल चलेगा, दोनों की फेयर वैल्यू भी पता है इसको। बाकी एसेट्स की कंपनी ने, पेरेंट कंपनी ने टोटल वैल्यू 200 रुपये लगाई, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ की, मार्केट स्टैंडिंग की, ठीक है जी, बाकी सारे इंटेंजिबल्स की फेयर वैल्यू 200 रुपये लगाई, क्योंकि उसकी लाइफ हमें मालूम नहीं है। तो बताएं सर हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम सर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, नेट एसेट्स डेबिट 300, हम सर ब्रांड को अलग से रिकॉर्ड करेंगे सर 100, हम कस्टमर लिस्ट को अलग से रिकॉर्ड करेंगे 50, हम सर गुडविल को अलग से रिकॉर्ड करेंगे 200, हम कैश क्रेडिट कर देंगे कितने से 650। सर हम क्या करेंगे, इस नेट एसेट को ओवर द पीरियड अप्रिशिएट करेंगे, ब्रांड को ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करेंगे क्योंकि इसकी लाइफ पता है हमें, सर कस्टमर लिस्ट को ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करेंगे क्योंकि इसकी लाइफ पता है हमें, गुडविल को हम कुछ भी नहीं करेंगे, गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी जब साल खत्म होगा, हर साल के एंड पे इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, और अगर इंपेयर होगा तो इंपेयर कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। याद रखना सब्सिडरी की बुक्स में 4 टाइप के इंटेंजिबल्स हैं, 2 उसकी बुक्स में मौजूद है, 2 उसकी बुक्स पे IAS 38 की मजबूरी की वजह से मौजूद नहीं है। जो 2 मौजूद हैं, या तो एक की फेयर वैल्यू पता है, एक की फेयर वैल्यू पता नहीं है। जो फेयर वैल्यू पता नहीं काट दो, उसको एलिमिनेट कर दो, एक्विजिशन डेट पे भी, रिपोर्टिंग डेट पे भी। जिसकी फेयर वैल्यू पता है उसको रिवैल्यू कर लो। जो ऑफ बुक्स हैं, जो सब्सिडी बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं कर सकती, उसको बुक्स पे लेके आना है, या तो गुडविल के नाम पे या सेपरेट एसेट्स के नाम पे। सेपरेट एसेट के नाम पे कब आएगा? जब उसकी फेयर वैल्यू और लाइव डिटर्मिनेबल होगी। जब फेयर वैल्यू लाइव डिटर्मिनेबल नहीं है, दोनों में से एक डिटर्मिनेबल एक नहीं है, तो आप उसको गुडविल में डाल देंगे। आइए जरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल इसके ऊपर करते हैं, एक से आगे बढ़ते हैं सर। आए जरा जनाब एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल इसके ऊपर देखते हैं। कह रहे जनाब ए लिमिटेड अक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है जी, व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड स्टूड एट 300,000। जब हमने इसको खरीदा ना 1 जुलाई 2011 को, तो उस वक्त इसका रिटेन अर्निंग 3 लाख रुपए था, ठीक है, ऐसे हो जाओ। और चलो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ कंपनीज एट 31 दिसंबर 2014। अब बताएं कितने साल गुजर चुके हैं आफ्टर एक्विजिशन? सर हमारे 2011 का आधा साल, 12, 13 और 14, 3.5 साल गुजर चुके हैं। डन। अच्छा जी, फिर सर सब्सिडरी और पेरेंट की बुक्स में इंटेंजिबल्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी की बुक्स में भी आ रही है, पीपी भी आ रहा है, स्टॉक भी आ रहा है, रिसीबल्स भी आ रहे हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व लायबिलिटीज भी आ रहे हैं। ये कह रहे जी ब्रेकअप ऑफ इंटेंजिबल्स ऑफ बी लिमिटेड इज एज अंडर। अच्छा, ब्रेकअप का मतलब इंटेंजिबल्स बी लिमिटेड के हैं कितने जी? 1.5 लाख। आज 31 दिसंबर 2014 पे, आज 31 दिसंबर 2014 पे 1.5 लाख है। इसका ब्रेकअप क्या है? उसने कहा जब हमने इसको खरीदा ना, उस दिन इसकी एक्विजिशन डेट पे बुक वैल्यू 2,31,00,000 थी। इसमें 3 टाइप के एसेट्स थे। गुडविल, ये कौन सी गुडविल है भाई? सब्सिडरी की बुक्स में गुडविल आ रही है, हाँ जी, नोट 1 में जाएं। वो कह रहे जी द गुडविल इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड वाज रिकॉग्नाइज्ड in the when it acquired a sole trading business in 2009. At the date of acquisition, goodwill was appear in the books 35,000. However 10,000 हमने अब तक इम्पेयर कर दिए हैं, इसीलिए हमारे पास रिपोर्टिंग डेट पे 25,000 रुपये आ रहे हैं। इसीलिए हमारे पास रिपोर्टिंग डेट पे 25,000 रुपये आ रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या ये ऑन बुक्स है ऑफ बुक्स है? ऑब्वियसली ऑन बुक्स है, बुक्स के ऊपर आ रहे हैं सब्सिडरी के। क्या इसकी सेपरेटली फेयर वैल्यू अवेलेबल है? क्या इसकी सेपरेटली फेयर वैल्यू अवेलेबल है? नो सर, नो सर। तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट एलिमिनेट इन कंसोलिडेशन, एलिमिनेट कर देना है हमने। फिर सॉफ्टवेयर, सर इसकी बुक वैल्यू थी 1,26,00,000 एक्विजिशन डेट पे, फेयर वैल्यू थी 168, ठीक है जी, फेयर वैल्यू थी 168। वो कह रहे जी फेयर वैल्यू 168 थी एक्विजिशन डेट पे, और इसकी एक्विजिशन डेट पे लाइफ थी 7 ईयर्स, लाइफ थी 7 ईयर्स। कितने साल गुजर चुके हैं एक्विजिशन डेट को? कितने साल गुजर चुके हैं? 3.5 साल। सर ये ऑन बुक्स है जी, सर ऑन बुक्स है, तो इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना चाहिए। सर इसकी फेयर वैल्यू भी मौजूद है, कितने की? 168,000। सर बुक वैल्यू कितनी है? 1,26,000। तो बताएं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी होगी? सर 168 माइनस 126, सर 42,000। बताएं सर 42,000, लाइफ 7 साल। कितने साल गुजर चुके हैं? आधे, 3.5 साल। तो सर इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
तो 21,000 रुपये आता है। 21,000 रुपये आपने हटाना है, 21,000 रुपये आपने छोड़ना है, यानी एक्विजिशन डेट पे एडजस्टमेंट 42 से आएगी और रिपोर्टिंग डेट पे एडजस्टमेंट 21 से आएगी। एक्विजिशन डेट पे 42 से आएगी, रिपोर्टिंग डेट पे 21 से आएगी। रिपोर्टिंग डेट पे रिमेनिंग 21 रह जाएगा, वो आपने रखना है। एक्विजिशन डेट पे आपने 42,000 रखना है बस। फिर वो कह रहा है भैया बुक वैल्यूज एंड फेयर वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग इंटेंजिबल्स वर सेम। चलो जी, बेहतरीन हो गया। फिर उसने कहा जी हमारे पास कुछ पीपी भी मौजूद हैं, उनकी फेयर वैल्यू भी बुक वैल्यू से एक्सेस आ रही है। कुछ की लाइफ है, कुछ लैंड है जिसकी लाइफ इंडेफिनिट है, तो उसको तो आप क्या करोगे, 5 साल का हिसाब किताब है, 3.5 साल गुजर चुके हैं, 1 लाख रुपए की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, डिवाइडेड बाय 5, 5 साल सर 1.5 साल बाकी है, 3.5 साल गुजर चुके हैं, 1.5 साल बाकी है। तो अगर मैं इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को खत्म करूं तो सर मेरे पास इसकी एक्विजिशन डेट पे वैल्यू 1 लाख है, रिपोर्टिंग डेट पे 3,500, एक्विजिशन डेट पे 1 लाख, रिपोर्टिंग डेट पे रिपोर्टिंग डेट पे 30,000। ठीक है जी सर। लैंड एक्विजिशन डेट पे भी 70,000, रिपोर्टिंग डेट पे भी 70,000, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं बता रही है कि आपने जमीन का कोई टुकड़ा बेचा है, ऐसा आपने जमीन का कोई टुकड़ा बेचा है। फिर अब बताएं सर मेरे पास एक तो ऑन बुक्स इंटेंजिबल्स आ गए, ये सारे क्या कहलाते हैं जी, ऑन बुक्स। सर ये मेरे पास पीपी का नोट आ गया, पीपी की एडजस्टमेंट आ गई। और अब वो कह रहे जी बी लिमिटेड के पास एक कस्टमर लिस्ट है जो उसने डेवलप की है ओवर द पीरियड। IAS 38 डज नॉट अलाउ सच इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। IAS 38 बी पे पाबंदी लगा रहा है, बी तुम बुक नहीं कर सकते इंटेंजिबल, लेकिन सर जब हम इसको अक्वायर करेंगे तो याद रखिएगा अब ये इंटरनली जनरेटेड नहीं रहेगा, कंसोलिडेटेड बुक्स के लिए अक्वायर्ड इंटेंजिबल हो जाएगा। तो सर हमने जब इसको अक्वायर किया तो इसकी फेयर वैल्यू यहाँ लिखी हुई नहीं है सर, इसकी फेयर वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूँ 48,000 थी और इसकी लाइफ 10 साल थी एक्विजिशन डेट पे। तो मुझे बताएं एक्विजिशन डेट पे आपको क्या करना है, 48,000 से इस कस्टमर लिस्ट को रिकॉर्ड करना है और सर रिपोर्टिंग डेट पे इसको डेप्रिशिएट करते करते सर 10 साल की लाइफ है, तो 48 डिवाइडेड बाय 10, सर 3.5 साल गुजर चुके हैं तो 6.5 साल बाकी हैं। देखिए 6.5 साल पे एडजस्टमेंट कितनी बनती है, ये बनती है जी 31,200। तो सर एक्विजिशन डेट पे 48,000 से आएगा और रिपोर्टिंग डेट पे 31,200 इसकी एडजस्टमेंट करनी है। 3 चीजें, ऑन बुक्स इंटेंजिबल्स, पीपी और ऑफ बुक्स इंटेंजिबल्स। आए जरा देखें सर इसको हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले हम वर्किंग करने जा रहे हैं सर किसकी, नेट एसेट्स की। ऐसा जी नेट एसेट्स में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट, डन। बताओ मेरे बच्चों मेरे पास सबसे पहले सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, फिर सर रिजर्व्स, देखिए सब्सिडी का शेयर कैपिटल कितना है भैया 3 लाख और 3 लाख और सर एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स कितने थे जनाब, 3 लाख और 3 लाख, इसे दोनों 3 लाख 3 लाख, ठीक है जी। रिजर्व्स रिटेन, रिजर्व रिपोर्टिंग डेट पे हो चुके हैं कितने, 775। फिर जी मेरे पास सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसकी सर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर की कितनी जी, सॉफ्टवेयर की एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू 42 ज्यादा थी, 7 साल की लाइफ थी, 3.5 गुजर चुके हैं, तो 42 इधर डाल रहा हूं, आधी लाइफ गुजर चुकी है, बेचा कोई नहीं है सॉफ्टवेयर में, 22 इधर डाल रहा हूं। फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट गुडविल 35 यहां से हटा रहा हूं, हटा दो, और 25 यहां से हटा रहा हूं, जितना मौजूद था एक्विजिशन डेट पे वो भी साफ कर दिया, जितना रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद है वो भी साफ कर दिया। अब फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इक्विपमेंट, 1 लाख रुपए की एडजस्टमेंट है इक्विपमेंट में, लेकिन एट द सेम टाइम
5 साल की लाइफ थी, 3.5 गुजर चुके हैं, 1.5 साल बाकी है, 30,000 की रह गई एडजस्टमेंट। फिर जी लैंड, 70,000 रुपए की एडजस्टमेंट डे 1 पे भी थी और 70,000 की डे एंड पे भी है, क्योंकि हमारे पास कोई लैंड का टुकड़ा अभी तक डिस्पोज नहीं हुआ। एक अलग से एसेट भी हमने बुक करना है, कस्टमर लिस्ट। 48,000 की कस्टमर लिस्ट हमने आइडेंटिफाई की, जिसकी लाइव डिटरमिनेबल है, ऑफ बुक्स है, ले ऑन बुक्स, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बुक्स के लिए अक्वायर्ड इंटेंजिबल है। फिर सर 48 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6.5 साल की लाइफ बाकी है सर इसकी, तो ये आ जाता है 31,200। अब बताएं सर मेरे पास सब कुछ मिला के कितने रुपए का हिसाब किताब बन रहा है? सर ये 8,25,000 और 12,02,000। 12,02,200। ऐसा जी। अब बताएं सर मेरे पास चेंज कितने का, कितने रुपए कमाए हमने सब्सिडी को खरीदने के बाद? सर 3,77,200। पेरेंट का हिस्सा इसमें 70% है और एनसीआई का हिस्सा इसके अंदर 30% है। ये सर मेरे पास 264,040 और ये मेरे पास 113,160। अब देखिए नेट एसेट्स कंप्लीट है, आप गुडविल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कंसिडरेशन कितनी है बाबू? आपने कितने की ये सब्सिडी खरीदी? सर हमने खरीदी 6,92,000 की। जब खरीदे उस दिन नेट एसेट्स कितने थे? ओहो बहुत ज़्यादा थे भाई, उस दिन नेट एसेट्स से कोई 8,25,000 के। लेकिन क्या सारे नेट एसेट्स खरीदे? नहीं सर, हमने नेट एसेट्स जो खरीदे वो कितने थे भैया? 8,25 का 70% हिस्सा कितना आता है जी? 5,77,500। बताएं सर मेरे पास गुडविल कितनी आती है? 1,14,500। दूसरा काम मैंने क्या करना है सर? मैंने कैलकुलेट करनी है मेरे बच्चों एनसीआई। ये बात समझ आती है? एनसीआई कितनी है भैया? एट एक्विजिशन कितनी है? सर 8,25,000 का 30% कितना बाबू? 2,47,500। पोस्ट एक्विजिशन कितने का बाबू? 1,13,160। ये आपने सर यानी एनसीआई ने कमाया पोस्ट एक्विजिशन कितना हो गया सर? ये 3,60,660। पेरेंट ने क्या कमाया सर? वो ग्रुप रिजर्व में डाल देंगे हम। चौथी वर्किंग हमारे पास क्या है जनाब? ग्रुप रिजर्व्स। बताएं ग्रुप रिजर्व्स में पेरेंट ने क्या कमाई की है? पेरेंट ने अब तक इस सब्सिडरी से, जो सब्सिडी से क्या आपने बलबूते पे अपनी इनकम 17,64,505 कमाई है। यही है। अब बता सर सब्सिडरी से हमने क्या कमाया पोस्ट एक्विजिशन? 1,13,160। ना 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 ना, गलत 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 गलत। 2,64,040। कितना बाबू? टोटल 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 2,20,28,590। सारी वर्किंग्स हो गई सर। अब हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट आनी है वो आपको पता है। वो एडजस्टमेंट क्या है जी? सर जो ग्रुप रिजर्व में आ रही हो। नहीं है सर ग्रुप रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट, लेकिन सर यहां पर शेयर कैपिटल रिजर्व के अलावा जितनी चीजें आएंगी ये हमारी बैलेंस शीट पे जाएंगी। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज,
सर चौथी चीज़, सर पांचवी चीज़, ऐसा। अब बताओ, बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं जी। स्टेटमेंट कौन सी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बाबूजी गुडविल, सिर्फ वो गुडविल जो पेरेंट ने खरीदी है और वो गुडविल जो सब्सिडरी ने एक्विजिशन डेट के बाद खरीदी है। ऐसी कोई गुडविल नहीं जो सब्सिडरी ने एक्विजिशन डेट के बाद खरीदी है, तो सिर्फ पेरेंट की गुडविल आएगी 1,14,500। फिर जी इंटेंजिबल्स। अब बताओ पेरेंट के इंटेंजिबल्स कितने हैं बबुआ? पेरेंट के इंटेंजिबल्स हैं 8 लाख और इसके 1.5 लाख। एड लेस करते हैं इसमें सर 8 लाख और इसके हैं 1.5 लाख। अब इसमें करनी है एडजस्टमेंट, लाइन से करनी है। एडजस्टमेंट लेते हैं सर। एक तो सर इसके अंदर 21,000 बढ़ा दें और 25,000 घटा दें। 21,000 बढ़ा दें और 25,000 घटा दें, एडजस्टमेंट है। 21,000 सॉफ्टवेयर की वजह से बढ़ा दें, 25,000 इंटरनली जनरेटेड, इंटरनली जो गुडविल है जो सब्सिडी की बुक्स में आ रही उसके लिए हटा दें। और जी और जी और जी और कुछ है? हाँ हाँ और भी है, कस्टमर लिस्ट भी है बाबू। कस्टमर लिस्ट कितने की है जी? सर 31,200। ये भी एक इंटेंजिबल है, ये भी एक इंटेंजिबल है, इसको भी डालें इंटेंजिबल्स में। तो ऐड करें 31,200। अब बताएं सर ये कितना होता है जनाब? 8 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 9 लाख समथिंग, और ये मिला जुला और हिला के बनता होगा 9,77,200। लेकिन इस एक चीज़ में ना हमारे बहुत सारे काम होगा। 3 एडजस्टमेंट्स उड़ गई। अब पीपी है, इंटेंजिबल्स के बाद इन्वेस्टमेंट है। 10,000 की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए सर, पेरेंट सब्सिडरी ने जो बाहर की है वो आनी चाहिए। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट तो कट जाएगी ना। अब बताएं जी पीपी, पीपी आ रहा है ना इसके बाद? जी सर। पीपी केतरो है भाई? 14,50 और 7,20। 14,50 और 7,20। और यहां से 2 एडजस्टमेंट हैं सर इसमें। एक लैंड की है, एक इक्विपमेंट की। एक इक्विपमेंट एक लैंड, कितना जी? 30 और 70। तो जी कितना आता है दोस्त? ठीक है जी सर, अगर मैं इन सबको ऐडअप करूं तो मेरे पास ये बनता है, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। ये बनता है हमारे पास सर 2270,000। चेक भी कर लो। 14,50, 720 और 1 लाख। 2270,000। फिर स्टॉक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपली लाइन बाय लाइन एडिशन। सिंपली लाइन बाय लाइन एडिशन। रिसीवेबल भी सिंपली लाइन बाय लाइन एडिशन। 4 लाख, 1,28,750 और 1,25 और 1,91,250। कितना जी? 5,28,750 रिसीवेबल्स। कितने के जी? 3,16,250 सर टोटल। यार है मेरे पास 4216,700 सर। शेयर कैपिटल सिर्फ सब्सिडरी का ना, पेरेंट का। पेरेंट का शेयर कैपिटल कितना बाबू? 12 लाख। रिजर्व्स, ग्रुप रिजर्व्स, एनसीआई और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन है। बाकी चीजें तो आप ऊपर से उठा सकते हो।
NCI 3,60,660 और ग्रुप रिजर्व 2028 है। टू 2028,590 फिर 360,660 और लाइबिलिटीज दोनों ऐड करने सिर्फ 5,04,000, 5,02,000 और 1,25, 5,02,000 और 1,25 समझो हो जाएगा 6,27,450। ये टोटल कितना आ रहा है जी? 4216,700 ऐसा। सर ये दोनों चीजें मैच हो गई। अब याद रखिएगा सर समरी है कि जो इनटेंजिबल्स बुक्स पे हैं सब्सिडरी की, उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। जिसकी फेयर वैल्यू पता चल सकती है रीवैल्यू कर लो, जिसकी नहीं चल सकती हटा दो। वो इनटेंजिबल्स जो कि बुक्स पे ही नहीं है, अगर उनकी लाइफ डिटर्मिनेबल है, फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है, अलग कर लो, अलग से रिकॉर्ड कर लो। जैसे आपने इंटेंजिबल्स अलग कर दिया, इधर कस्टमर लिस्ट को इंटेंजिबल्स में डाल दिया, गुडविल में रहने नहीं दिया, बाकी जो बच जाए वो गुडविल में डाल दो। ठीक है जी सर, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।